Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Medical Blackboard क्वांटिटेटिव रीजनिंग सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन टूल्स। इस टॉपिक में हम मल्टीपल जो चीज़ें कवर करेंगे उनमें क्वेश्चनेयर इंक्लूड है, इंटरव्यूज़ हैं, हम इंटरव्यू से कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है, टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, पर्सनैलिटी हो गया, अचीवमेंट हो गया, उसके अलावा स्केल्स हैं और डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। इसको हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल पार्ट्स में करके कवर करें क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके अगर टाइप्स भी बताएंगे क्या क्या है उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चनेयर। हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि हमने टूल्स देखने हैं जिन टूल्स को हम यूज करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर बेसिकली है क्या? क्वेश्चनेयर कह लें कि एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या कह लें कि टूल है जिसमें आपके पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज ऑफ क्वेश्चन होंगे जो कि आपने स्पेशली डिजाइन किए होंगे अपनी कह लें कि जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वो टोटली डिपेंड करता है आपके पर्पस के ऊपर कि आपका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, कि आप क्या एवेल्युएट करना चाह रहे हैं, सर्वे के क्या करना चाह रहे हैं, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी आपका सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सीरियस क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चंस आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो बेसिकली क्वेश्चंस की टाइप है, उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमसीक्यूज होंगे और उसमें 3 4 to 5 से उनके ऑप्शंस होते हैं, अपने उनमें से एक पिक करना होता है। या उनका आंसर जो होता है ना वो यस और नो की फॉर्म में होता है कि आपने यस करना है, कॉल करना है या नो कॉल करना है। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चंस की टाइप है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। उनमें क्या होगा कि आप जो आंसर को अपने एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड क्या होता है, रेटिंग स्केल्स होते हैं कि जो आप उनको रेट करके बता सकें आप किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं। उसमें डिफरेंट रेटिंग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे आप होटलिंग में ये मोस्टली यूज होगा कि लोग रेट करते हैं कि आपके इनका खाना कैसा था, एमबीएस कैसा था। इस तरह की चीज़ें जो होंगी ना वो आप इस रेटिंग स्केल के थ्रू उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और वो आप पेशेंट या आप जिसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके नाम से लेके उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके आगे जो सारे का सारा डाटा जो आपका पर्पस होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने सेट क्वेश्चंस करने हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। आपके पास एक गुड जो क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है बनाने के लिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। वो कुछ यूँ है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है ना वो टोटली उसको बेस कर रहा हो कि जो भी आप क्वेश्चन नेट डिजाइन करो वो आपके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। ये ना हो कि आपने जो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है और आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो इररेलेवेंट हो, तो इसका क्या होगा कि आप वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जो सेकेंडली है ना, जो आपके वर्डिंग जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए और केयरफुली आपने वर्ड लिखने हैं। और कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो कह लें कि जो कहीं कह लें कि वो ऐसा शक खुशबू वाले जो चीज़ है ना उसको क्वेश्चनेयर में क्रिएट करें, उसको पैदा करें। क्योंकि ये होता है कि आप जब आप ने किसी को क्वेश्चनेयर के थ्रू इन्होंने वर्डिंग आपकी समझनी, आपका मतलब समझना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो आपकी जो वर्डिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा वर्ड सेलेक्ट करते हैं, सेंटेंस कैसा है, इन सारी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो सिंपल हो और क्लियर हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ आप अगर बहुत अच्छी या कह लें कि हाई फाई इंग्लिश यूज़ करेंगे, सिनोनिम्स बहुत जो ऐसे यूज़ करेंगे जो कॉमन ना हो, तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग अगर समझ नहीं सकते तो वो हो सकता है कि उसको अगर समझने में गलती कर रहे हैं तो वो फिर उसका आंसर भी करेक्टली नहीं दे सकते। इसके अलावा शॉर्ट होना चाहिए, जितना भी ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है, और शॉर्ट और प्रिसाइज हो। जो आपने टॉपिक सर्च के लिए सेलेक्ट किया है वो प्रिसाइज उसके अकॉर्डिंग और शॉर्ट हो, और उसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट ना हो, और ताकि हम आप लोग अच्छा और एक शॉर्ट फॉर्म में एक अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकें। उसके अलावा उसमें एक इंटरेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव आपका इंटरेस्टिंग जो चीज़ें है ना वो ऐड करनी है कि जो कोई लोग अगर कोई आंसर करना चाह रहा है, कुछ ये होता है कि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते क्वेश्चन ये सारी चीज़ें। तो ये होता है कि फिर
ऐसे रैंडमली पिक कर रहे होते हैं, जस्ट कह लें कि खाना पूरी के लिए वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो आपका इंटरेस्टिंग हो थोड़ा, ताकि लोग पढ़े, उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो उसके आंसर्स करते रहें। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये ना हो कि आप फनी ऐसी वर्डिंग्स ऐड करें जो उसके रिलेटेड भी ना हो। तो वो भी एक कह लें कि एक अच्छा क्वेश्चनेयर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। इसके अलावा उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कि आप कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पिक करें जो कंट्राडिक्टिव हो, कोई ऐसा हो जो पॉलिटिकल हो, इस तरह की चीज़ उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। और वो ऐसे, उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि आपका अट्रैक्टिव चीज़ ऑफ क्वेश्चन बनाया वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, नीटली उसमें क्वेश्चन अरेंज हो। ये ना हो कि वो एक मेसी सा हो और वो पढ़ा भी ना जाए और उसको समझने भी मुश्किल हो आपको। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन होना चाहिए। प्रिंटिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने किसी से फिल करवाना है तो उसकी प्रिंटिंग जो है वो क्लियर प्रिंट होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ा जा सके। और जो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही हो, उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और जो आपने हो सकता है कोई ऐसी टर्म्स हो जो कह लें कि जो कॉमन ना हो, तो आप उनको, उन टर्म्स को डिफाइन भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चनर के एंड पे, या नोट में आप उनको डिफाइन भी किया जा सकता है। और जो आपका सिंगल आईडी है ना, ला इम्पोर्टेंट सबसे बात, जो सिंगल आईडी है उसी को वो थ्रू वो घूम रहा हो सारे का सारा क्वेश्चन है। ये ना हो कि आपका एक आइडिया, आप उसमें मल्टीपल आइडियाज को प्रेजेंट करके क्वेश्चन बना रहे हो। तो ये कह लें कि आपके जो गुड क्वेश्चन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस की मैंने ऊपर दो टाइप्स बताई थी, एक ओपन एंडेड था, एक जो है क्लोज एंडेड था। ओपन एंड में क्या था कि आपने जो भी आंसर करना है ना, आप उसको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। वो यस और नो की फॉर्म में नहीं होगा, वो आपने एक्सप्लेन करके बताना होगा। उसके एग्जांपल्स में क्या है, ओपन क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, उनके एग्जांपल में आके आप से अगर पूछा जाए कि अगर जो सिगरेट्स हैं आप समझते हैं कि वो हार्मफुल हैं, तो क्या वो हार्मफुल हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस वो हार्मफुल है, और किस किस तरह है, वो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रही है, आपको मतलब जो भी उसके नुकसान है वो उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, तो आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है और क्यों है। वो आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, जिन पे आपने कोई एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ या नोट्स में उसका आंसर कर सकते हैं, वो ओपन एंडेड कहलाएंगे। इनके इसके अलावा एक बात इसके आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं ओपन एंड के वाले से। तो पहले हम इसके डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। तो इसके फायदे क्या हैं? ओपन एंड जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें ये होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट होता है ना, उसका जो प्री स्टेटेड रिस्पॉन्स होता है ना कैटेगरीज के वाले से, वो इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है इतना। क्या आपको पता हो कि पहले आपको कहते कि आपने यस और नो देना है, या आपने, हो सकता है वो जो जिस माइंडसेट में वो उस तरफ उस वक्त प्रेजेंट हो, उसी तरह वो उसको आंसर करेगा। उसकी जो प्री स्टेटेड जो रिस्पॉन्सेज है ना, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। और उसके अलावा ये है कि हो सकता है कि एक रिसर्चर जो इस माइंड से आया हुआ है, सोच के आया हुआ है कि ये फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि एक हेपेटाइटिस बी है, वो उसको हमने रिपोर्ट करना है सोसाइटी के अंदर। तो एक माइंडसेट से रिसर्चर आ गया है कि मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके स्प्रेड हो रहा है। तो ये होता है कि जब आप कोई ओपन एंड क्वेश्चन हो सकता है ना, तो हो सकता है कोई पर्सन जो है वो आंसर देने वाला उसमें कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करे जो कि उसका वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर भी हो सकता है, जो हमें शायद में भी मालूम ना हो, और उसमें ऐड कर दे। क्योंकि जो कॉमन लोग होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इस तरह का डाटा भी हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि आप वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं, कि लोगों के तरह तरह के जो लोग सोचते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपना आंसर इन डिटेल बता सकता है। तो ये इसके कुछ हैं एडवांटेजेस। और इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें सबसे पहले जाता है कि हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं वो हेजिटेट करें, अपने आंसर को एलेबरेट ना कर सकें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि डाटा को ना एनालाइज करना वो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होती है उसमें, जब आपका डिटेल डाटा हो उसको एनालाइज करना। क्योंकि डाटा कलेक्शन के लिए जो टीम होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो इस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, वो डिफरेंट होता है। फिर वो पहले पढ़े डाटा को एनालाइज करे, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है एक चीज़। उसमें ये होता है कि आपके डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिस्पोंडेंट जो है डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक इसका नुकसान ये भी है कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। फॉर्म आपने फिल करना है, आपने आंसर करना है। तो हो सकता है कि गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चनर बन सकता है।
तो वो फिर यह है कि वो थोड़ा कह लें कि टाइम टेकिंग होता है। तो लॉन्ग लॉन्ग बहुत बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ भी लिखे हो सकते हैं। उनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना पैराग्राफ को, क्वालिटेटिव डाटा को, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे सारे क्या है डिसएडवांटेजेस होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के। इसके बाद आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। उसमें ये यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें होता है कि यहाँ तो आपके पास कोई मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आंसर्स के। जिस तरह ये एग्जांपल में लिखा हुआ कि आर यू सेटिस्फाइड विद फिजिकल मैनेजमेंट, ये कोई एक क्वेश्चन है तो लिखा होता है यस, समवट, नॉट, एट ऑल। ये तीन क्वेश्चन आपने इनमें से एक को टिक करना है। आपका अगर सेटिस्फाई है तो आप यस करेंगे, आपने कोई एक्सप्लेन नहीं करना है कि मैं किस हद तक किस तरह सेटिस्फाई हो, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। यस करेंगे, नो करेंगे या समवट, जो भी आप आंसर करना चाह रहे हैं। और इसमें एक कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं अदर की। तो ये इसमें अगर अदर की कैटेगरी करेंगे तो हो सकता है कि वो पर्सन इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हो, तो वो उससे रिस्पॉन्स को एक्ट भी किया जा सकता है इस तरह। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के। उसमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये रिसर्चर और जो रिस्पोंडेंट होता है उन दोनों के लिए आसान है। यस और नो आंसर करना, वो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा और यस और नो करेगा। इसमें ये होता है कि बाइसिंग जो है ना उसको कम किया जा सकता है। इसमें कह लो कि प्री प्लान जो चीज़ें हैं उनको कम किया जा सकता है। और डाटा को टेबुलेशन और कोडिंग फॉर्म में लिखना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यस और नो दो ही आंसर्स हैं आपके पास। तो यस और नो में या मल्टीपल क्वेश्चंस चॉइस हो सकते हैं, उसमें कोई एक आध आंसर ही आ सकता है। उसको टेबल में या एनालाइज करना ज़्यादा ईजी होता है। और सेंसिटिव जो क्वेश्चंस हैं वो रिस्पोंडेंट जो है उनका आंसर अगर करना चाहे तो इजीली यस और नो में कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहे तो वो नो कर देगा। और डिसएडवांटेज में इसमें सबसे पहले क्या आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ना एफर्ट रिक्वायर होती है कि आपने जो क्वेश्चन बनाने हैं वो पेट क्वेश्चंस हो और एक्यूरेट आप रिसर्च को शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा यह है कि आपने जब चॉइसेस बनानी है वो रियल जो है ना उनका सिनेरियो के साथ उनकी कोई अटैचमेंट हो, ताकि अगर जिस तरह के एमसीक्यूज बनाए जाते हैं वो एक कह लो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं चीज़ें, वही ऑप्शन में रखी जाती हैं ताकि एक जो है ना एक अच्छा जो पेपर बन सके। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी ही रखनी हमें क्वेश्चन में चॉइसेस रखनी पड़ती हैं जो रिलेटेबल हो। आप रैंडमली उठा के उनको नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डाटा कलेक्ट करना है उस वाले से। तो आपने सारे के सारे पॉसिबल जो रिस्पॉन्सेज है वो कैप्चर नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हो सकता है किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन हो कोई, तो वो आप इसमें डाटा को कहना कलेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो तो वो डिफरेंट उसके बारे में उसका ओपिनियन हो, तो वो फिर जो है वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये नुकसान भी है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के। इसके अलावा नेक्स्ट जो था हमारे पास था वो था इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यूज के थ्रू भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे क्वेश्चनेयर में ऐड कर दूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चनेयर में ना आजकल जो एक तो होता है प्रिंटिंग फॉर्म में आप क्वेश्चनेयर देते हैं, दूसरा ये होता है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में चलता है ना कि आपने डाटा कलेक्ट करना है, आप गूगल फॉर्म बना लेते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। वो आप एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन भी दे सकते हैं, उसमें यस और नो का भी ऐड कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर जो गूगल फॉर्म है ना प्रोवाइड गूगल फोन में मैंने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से ना वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके कह लें कि डिफरेंट जो मेथड्स है ना क्वेश्चनियर के लिए वो आप हो सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश और इंग्लिश रखते हैं, वो हर किसी की कह लें कि मदर टंग तो नहीं है, और समझना हर किसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसी लैंग्वेज भी चूज करनी पड़ सकती है जहाँ बैकवर्ड इलाके हो, जहाँ पे लोग ऐसी इंग्लिश बोलते समझ ना सकते हो सकता है कोई उर्दू भी बोल ना सकता हो, समझ ना सकता हो, तो फिर आपको उस तरह की लैंग्वेज में ना उसको करना पड़ता है। अपने जो पेपर को ना अपने क्वेश्चनर को सेट करना पड़ता है ताकि आप उससे डाटा कलेक्ट कर सको। और जो लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए ये जो इस तरह का एक बेहतर, इससे बेहतर जो है कि फिर आप उनका इंटरव्यू करें। और नेक्स्ट हमारा मेथड भी यही है कि आप इंटरव्यू के थ्रू भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है कि जो एक रिसर्चर होता है ना वो डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट होता है ना उससे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उससे क्वेश्चन पूछता है, अपने जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का उसके रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछता है और डाटा को कलेक्ट करता है। और इसके ना इंटरव्यूज के आगे ना थ्री टाइप्स है। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें ये होता है कि आप प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन करते हैं जो आपने पहले लिखे होते हैं, उनका ऑर्डर भी सेम होता है।
वो आप उस तरह का, जैसे कि आप कह लें कि इंटरव्यूज होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं कि क्वेश्चन लिखे होते हैं, पहले उनको बताया जाता है कि ये हम क्वेश्चंस करेंगे, वो एग्री करते हैं कि यस आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है ना फिर उनका पार्ट बनते हैं इंटरव्यू के, और उनके आंसर भी कह लें वो प्री बाइस्ड आंसर भी हो सकते हैं। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसमें कुछ क्वेश्चन के वाले से गाइड किया जाता है जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आप फिर जो है ना रैंडम जो कह लें कि जो लेस सेंसिटिव होते हैं उनको वैसे भी किया जा सकता है। और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें ओपन एंडिंग और कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस होंगे और वो प्री प्लान नहीं होंगे, तो उसमें कोई मिनिमल प्री प्लान एक्टिविटीज होती हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आते हैं। इसमें इंटरव्यू से जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। फायदों में सबसे पहले यह है कि आप इन डेप्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सन आपके सामने है, वो आपको उसको ऑब्जर्व करके भी देख रहे हैं कि पर्सन का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या दे रहा है, तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। दूसरा ये होता है कि एक क्लियर रिस्पॉन्स आपके सामने आता है। तो इसके अलावा जो है ना आप जो एक ऑनेस्टी है ना, एक ऑनेस्टी के साथ जो 22% की कह लें कि वो भी इसमें ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं कि आप वो भी ऐड होती है इसके अंदर। इसके नुकसान में है कि टाइम टेकिंग है, कि आपने इंटरव्यू करना है तो हो सकता है कि एक पर्सन का डाटा कलेक्ट करते करते आपको 20 to 30 मिनट्स लगे, और आपके पास डाटा कलेक्शन करने के लिए लोग भी कम है, सिंगल पर्सन है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली भी हो सकता है, और बाइसिंग भी आ सकती है। इसमें पोटेंशियल चांसेस है कि बाइसिंग भी हो। तो क्या कहें, प्रीली इंटरव्यू जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो पहले बता भी दिए जाते हैं कुछ, तो और जो आपके डाटा होगा ये क्वालिटेटिव डाटा होगा, और उसको क्वांटिटेटिव डाटा की निस्बत एनालाइज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये इसका एक नुकसान भी है। तो ये इंटरव्यू डाटा कलेक्शन मेथड के नुकसान और फ़ायदे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है, देखिए आपने इंटरव्यू से एक डाटा कलेक्ट किया, इसके भी कुछ नुकसान आता है। फिर आप कुछ डाटा होता है जहाँ पे आपको ऐसी रिसर्चेज होती है जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, कि रिसर्चर जो होता है ना वो क्लोजली वॉच करता है, लिसन सुनता है, बिहेवियर को देखता है, इवेंट्स को देखता है, तो ये सारी चीज़ों से ऑब्जर्व करता है, खुद की इतना पर्सनल अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। ये कहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, देखिए कि अगर एक जो प्लांट है हम उसकी ना सनलाइट में ग्रोथ चेक करना चाह रहे हैं, कि एक प्लांट है वो 10 आवर्स के लिए सनलाइट को एक्सपोज कर रहा है, और एक है वो 2 आवर्स के लिए एक्सपोजर उसको मिल रहा है, एक जो है बिल्कुल डार्क में पड़ा हुआ है, तो आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चनर फिल नहीं करवा सकते, आप उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो जो इस तरह की रिसर्चेज होती है वहाँ पे फिर क्या होता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर इस मेथड की एक कह लें कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस सामने आती है, और इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहली आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें होता है कि सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे जो है ना वो स्टडी किया जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि वो जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी होती है, चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, उनको भी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। एक होती है स्ट्रक्चर्ड, इसमें ये होता है कि एक चेकलिस्ट या एक्सटेंडेड फॉर्मेट सेट किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे एसओपीज बना के उनके थ्रू। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होगा कि ओपन है, फ्लेक्सिबल है, जैसे ऊपर हमने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू देखे थे सेम उसी तरह है, जो भी होगा ओपन चीजें होंगी आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और इसके अलावा है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें होता है कि आपने कुछ कंट्रोल चीजें या कुछ कह लें कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में उनको बनाते हैं, कुछ जो है वो आप उनको एज अ सैंपल के तौर पे ऑब्जर्व कराते हैं अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। इसके भी कुछ नुकसान हैं और कुछ फायदे हैं। एडवांटेज में सबसे पहले आता है कि एक्चुअल बिहेवियर जो है ना आप ऑब्जर्व करके आपको पता चलता है कि ये पर्सन या रिस्पोंडेंट जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, तो ये एक उसका ना सबसे मेन एडवांटेजेस है। इसके अलावा ये क्या है कि आप ना उनके एक्शन को ना ज्यादा अच्छे से जो है ना सब्जेक्ट जो है ना वो अगर तो आप डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है ना, उनके एक्शंस को उनकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कंटेक्चुअल डाटा मिलता है ऑब्जर्व करके। एक्चुअल डाटा जो होता है ना वही आपको ना इनके थ्रू मिलता है। इसके नुकसान क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि महीनों लग जाते हैं, महीनों, हफ्ते, महीनों और सालों भी लग सकते हैं। अब टाइम टाइम अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर सर्च कर रहे हैं तो सीजनल है, तो वो फिर सीजन भी और दूसरे सीजन में उस तरह का बिहेवियर, तो टाइम कंज्यूमिंग होती है। और इसमें बाइसिंग भी हो सकती है,
बाइसिंग किसकी होगी? जो ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है एक पर्सन जो है वो उसकी बाइसिंग डिफरेंट और दूसरा पर्सन जो है वो उसको डिफरेंटली कह लें कि ऑब्जर्व करे, तो इसमें बाइसिंग होती है ऑब्जर्वर की, वो इंक्लूड होती है। और इसके अलावा इसका एक और भी नुकसान है कि वो अगर जो बिहेवियर जो है ना वो चेंज अगर हो जाए, ठीक है, जो आपने बिहेवियर में चेंज किया है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की है, सब्जेक्ट ने जो आप चीज़ करना चाह रहे थे, एक सब्जेक्ट ने अपना बिहेवियर को चेंज किया है और वो आपकी कह लें जो रिसर्च के बिल्कुल एक डिफरेंट है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको ऑब्जर्व करने में मुश्किल हो सकती है। तो ये इसके ना कह लें कि नुकसान हैं। इसके अलावा ये आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह हम ये टेस्ट एज अ मेजरमेंट टूल्स के और फिर जो है ना टेस्ट को देखेंगे, टेस्ट क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, हम किस किस तरह कर सकते हैं इसके डेटा कलेक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।